हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 351 में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट JRF 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसका एनालिसिस करेंगे और इसमें 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी साहित्य का, उसके 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। इससे पहले के वीडियो में आज के जो क्वेश्चन हैं वो 51 से लेके 70 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कम क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक तो जब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपलोड होने में भी प्रॉब्लम करता है और आपको समझने के लिए भी छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वीडियो छोटे हों और ज़्यादा समझ में आए। इसलिए कम कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दिन में। तो क्वेश्चन का एनालिसिस शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। इनका जो है प्रकाशन वर्ष के हिसाब से अनुक्रम बताना है। तो व्योमकेश दरवेश जो है ये 2011 में लिखा गया था, प्रकाशन हुआ था इसका। कलम का मजदूर जो है ये 1964 में आया था और कलम का सिपाही जो है ये 1962 की रचना है, 1962। और आवारा मसीहा जो है ये 1974 की रचना है। तो इस तरीके से सही क्रम लगा लेंगे। तो व्योमकेश दरवेश जो है सबसे आखिरी में आएगा। तो सबसे आखिरी में केवल एक ही डी ऑप्शन जो है, इसमें व्योमकेश दरवेश जो है सबसे लास्ट में आया है, तो यही डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। व्योमकेश दरवेश जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। कलम का मजदूर जो है ये मदन गोपाल ने लिखी है और कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय ने लिखी है। और ये दोनों ही जीवनियाँ जो हैं प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई हैं। प्रेमचंद का जीवन काल, जीवन वृत्त जो है वो इसमें लिखा गया है। आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है और इसमें बंगला साहित्यकार जो थे, उपन्यासकार फेमस शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी जीवनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का अनुक्रम बताना है। सुरेंद्र वर्मा जो हैं इनके नाटक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें क्रम पूछ लिया है तो सारे नाटक आ गए इसमें। तो सेतुबंध, एक दूनी एक, आठवां सर्ग, रति का कंगन, तो इनका क्रम बताना है। तो सेतुबंध जो है ये 1972 की रचना है, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। एक दूनी एक जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1987 में। फिर आठवां सर्ग जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1976 में। और रति का कंगन जो है इसका प्रकाशन 2010 में हुआ है। तो देखा जाए तो पहले आएगा सेतुबंध, फिर उसके बाद आठवां सर्ग, सेतुबंध के बाद आठवां सर्ग, सी ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचनात्मक कृतियों का अनुक्रम लगाना है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो कवि सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, इनका अनुक्रम बताना है। तो जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और इसका प्रकाशन हुआ था 1952 में। फिर
कवि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इनका 1976 में प्रकाशन हुआ है और इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे बाजपेयी। मिथक और साहित्य जो रचना है इसके जो लेखक हैं ये हैं डॉक्टर नगेंद्र और ये 1979 की रचना है, 1979। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास जो ये रचना है ये रामविलास शर्मा की है और 2001 में लिखी गई है। तो अब इस तरीके से क्रम बताएं तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल आ जाएगा, तो बी ऑप्शन में ही सबसे पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल है। फिर उसके बाद 1976 की कवि सुमित्रा नंदन पंत, फिर 1979 की मिथक और साहित्य, फिर 2001 की भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन जो है वो आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का अनुक्रम बताना है। नई कविता, जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला, साहित्य, आधुनिक, इनका क्रम बताना है कि ये इनका प्रकाशन वर्ष सबसे पहले किसका हुआ था और सबसे लास्ट में किसका। तो जो नई कविता है इसका प्रकाशन 1976 में हुआ है। जयशंकर प्रसाद जो हैं ये इसका प्रकाशन हुआ है 1940 में। एक मिनट, 1940। फिर महाकवि निराला का 1965 में। साहित्य आधुनिक जो है इसका ये उल्टा लिख दिया है, आधुनिक साहित्य होना चाहिए इसमें, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वो है 1950। तो सबसे पहले आ जाएगा जयशंकर प्रसाद, तो बी ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद सबसे पहले हैं। फिर 1950 की आधुनिक साहित्य, फिर 1965 का महाकवि निराला, फिर 1976 में आई हुई नई कविता। इस तरीके से बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। तो कालक्रम की दृष्टि से संस्कृत आचार्य जो हैं भारतीय काव्यशास्त्र के, इनका अनुक्रम बताना है। तो वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ, इनका क्रम बताना है। तो वामन जो हैं वो 8वीं से 9वीं सदी के बीच में हैं। फिर कुंतक जो थे वो 9वीं सदी के थे। फिर मम्मट जो हैं वो 11वीं सदी के हैं और विश्वनाथ जो थे वो 14वीं सदी के हैं। तो इस तरीके से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि वामन, फिर कुंतक, फिर मम्मट और विश्वनाथ। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। 56 नंबर, जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं के वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होते हैं। यानी कि असर्शन दिया है, जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तर्क दिया है इसका, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या ब्लर है यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो असर्शन जो है वो तो सही लग रहा है, क्योंकि देखिए जब हम कुछ देखते हैं आँखों से, जैसे कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से अगर हम अपनी कोई पीछे याद की हुई मेमोरी जो होती है, जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी में गैलरी में आपकी पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं, उन्हें देख के आप याद करते हैं तो आपको उस समय जो भी आपने फील किया होगा उसकी अनुभूति होती है। तो पहला जो है इसका कथन जो है वो सही हो जाएगा कि ए सही है।
मेरे पेन को पता नहीं क्या हो जाता है। ए सही है। और आर जो है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या फिर इसका क्वेश्चन में देख लेती हूँ क्या लिखा है। स्वार्थ या शरीर की यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव आ जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो सच में वो हमारे शुद्ध भाव ही होते हैं, जिन्हें देख के हम लोग प्रसन्न होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। इस तरीके से ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 56 का ए ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है। असर्शन दिया है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। इसका तर्क दिया है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य होता है। तो जो तर्क है वो तो सही है। साहित्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य की रचना करता है। कुत्ते बिल्ली जो जानवर हैं उनको साहित्य से कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आर है वो तो सही है। लेकिन ए देखा जाए तो साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य के जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तो ये भी सही है। शुक्ल ने क्योंकि कहा है कि जो साहित्य होता है वो जनता की संचित चित्रवृत्ति का ही परिणाम होता है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है। इसकी स्थापना यानी कि असर्शन दिया है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। इसका तर्क दिया है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति उपभोक्ता होता है। तो भूमंडलीकरण क्या होता है? जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? आजकल देखा जाए तो फ्री ट्रेड चलता है, टैरिफ फ्री की आप मुक्त बाजार कर दिया गया है। जो विदेशी सामान है वो हमारे देश में आके उसका टैक्स लिए बिना जनता में मतलब जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, टैक्स ना देना पड़े। इस तरीके से जो बाजार का ओपन सिस्टम हो जाता है उसे कहते हैं भूमंडलीकरण। जैसे कि हमारे देश के जो बने हुए उत्पाद हैं वो महंगे लगते हैं हम लोगों को, और चाइना के जो उत्पाद हमारे देश के बाज़ार में हैं वो सस्ते आते हैं। तो इसी तरीके से जो भूमंडलीकरण है क्या होता है कि दूसरे देश की मार्केट में कब्जा कर लेना। तो इस तरीके से होता है भूमंडलीकरण। तो ये एक पूंजीवादी व्यवस्था है, तो सही कहा जा सकता है इसको। और इसमें क्या होता है कि जो पूरा विश्व है एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता है। तो ये भी सही है कि पूरा विश्व जो है वो एक तरीके से बाजार है और व्यक्ति अपने उपयोगी चीज़ को खरीदता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। तो सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन दिया है, दलित साहित्य का वैचारिक आधार जो है वो मार्क्सवाद है। और इसका तर्क दिया है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की जाती है। तो देखा जाए तो ये दोनों ही गलत कथन है, क्योंकि दलित साहित्य जो है, दलित कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने ही तो दलितों के लिए मतलब किया था। तो दलितों के नायक एक तरीके से भीमराव अंबेडकर थे। तो और मार्क्सवाद क्या है? ये सर्वहारा यानी कि जो पूंजीवाद का विरोध करता है, धर्म का विरोध करता है और जो सर्वहारा वर्ग है उसकी हिमायत करता है। तो ये वर्ग संघर्ष की हिमायत कौन करता है? मार्क्सवाद करता है। लेकिन जो दलित है वो अंबेडकर दर्शन से प्रभावित है और ये जाति व्यवस्था या फिर जो वर्ण व्यवस्था है उसके लिए है, उसका विरोध करता है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। तो इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। असर्शन दिया है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है।
और इसका तर्क दिया है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। तो पहला कथन जो है ये असर्शन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्ववाद जो है वो सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन नहीं है। ये क्या है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है। तो जो दूसरा कथन है यानी कि रीज़न है वो सही हो जाएगा, लेकिन जो ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अस्तित्ववाद जो है वो व्यक्तिवादी दर्शन का आधार मतलब व्यक्तिवादी दर्शन को मानता है और ये कहता है कि व्यक्ति जो भी चुनता है वो सामाजिक बंधनों में रह के चुनता है, व्यक्ति कभी भी समाज से स्वतंत्र नहीं हो पाता है, अस्तित्ववाद कहता है। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है। तो इसमें ए गलत और आर सही हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 61 क्वेश्चन इज असर्शन दिया है इसका, वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति के अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। और इसका तर्क दिया है, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय है। ये नहीं जो लगा दिया इसकी वजह से ये असर्शन गलत हो गया। अगर संचय है होता तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं लगा इसलिए ये असर्शन गलत हो गया। और यही कारण है कि ये रीज़न भी इसका गलत है, क्योंकि जो भारतीय आचार्य हैं उनका मनोविश्लेषणवाद और अवचेतन की अवधारणा से कोई संबंध नहीं रखा गया है। तो जो ये ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन जो है इसका वो सही होगा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन दिया है, किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। और रीज़न इसका दिया है, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय भाव मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो जो ए है वो डाउटफुल है कि गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? जैसे कि आप किसी कॉमेडी शो में जाएं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होती है, तो वहाँ जो कॉमेडियन होते हैं वो ऑडियंस को जो भी सुनाते हैं तो सारी ऑडियंस हंसती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अकेले किसी के हृदय में मतलब वो जो श्रोता या पाठक है केवल उसी के हृदय में से संबंध नहीं रखेगा, मतलब जितने भी वहाँ के लोग हैं सब में एक तरीके का संचार हो सकता है। जो रति, करुणा, क्रोध इत्यादि भाव हैं उनका सबसे संबंध हो सकता है। तो ए तो गलत हो गया। फिर आर जो है वो देखा जाए तो सही है, क्योंकि ये जो विषय हैं वो मनुष्य की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालते हैं और भाव तो हर व्यक्ति में होते हैं। तो ये ए जो है वो गलत हो जाएगा और आर इसका सही हो जाएगा। तो सी बी ऑप्शन इधर लिखा है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 63 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन दिया है, यदि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। इसका तर्क दिया है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्यकार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो देखा जाए तो एकांकी जो है उसका अर्थ क्या होता है, एक अंक में ख़त्म होने वाला नाटक। तो नाटक का लघु संस्करण नहीं है, एकांकी एक अलग से विधा है। तो ये तो गलत हो गया। फिर जो क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को देखिए, नाटक को काट छाट के एकांकी नहीं बनाया जाता है। नाटक जो होता है वो तत्कालीन जो भी परिस्थितियाँ होती हैं तो उस तरीके से उसमें कुछ चेंजमेंट कर देते हैं संपादक और
और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ए और आर दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। 64 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। इसका तर्क है क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। तो इसके तो मुझे दोनों सही लग रहे हैं, क्योंकि देखिए देखने वाले कोई आर्ट पीस रखा है, पेंटिंग वगैरह रखी है, तो जो किसी को वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। तो जो प्रकृति सौंदर्य है वो उसको अच्छा लग रहा है किसी को पेंटिंग में देख के, तो वो उसकी करोड़ों में वैल्यू कर देगा, और किसी को पेंटिंग की समझ नहीं होती है तो उसको कुछ भी नहीं मानेगा। तो वही कह रहा है कि जो सौंदर्य होता है वो दृष्टा को आंदोलित और हिलोलित कर सकता है, उसी तरीके से द्रष्टव्य में भी एक शक्ति होती है। तो जो पेंटिंग है और एक जो विद्वान है पेंटिंग का, दोनों ही आपस में एक दूसरे को आंदोलित और हिलोलित कर सकते हैं। तो ये जो कथन है वो सही है, क्योंकि क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित होता है। तो किसी फील्ड का जानकार ही तो उसकी वैल्यू लगा पाएगा। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। तो इस तरीके से वो कथन इस पे लग जाएगा कि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित होता है। जब एक जैसी वाइब्स उनको मिलेंगी तभी तो वो एक दूसरे की वैल्यू पता कर पाएंगे। तो इसका क्वेश्चन ये जो है ये दोनों सही है, ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। इसका तर्क दिया है क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। साहित्य की कोई भी विधा हो गतिशील रहती है, तो नाटक के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया, तो नाटक भी गतिशील रहता है, क्योंकि नाटक का मंचन जैसे होता रहता है तो उसका संपादक जो होता है उसमें चेंजमेंट कर सकता है, जो करंट सिनेरियो होता है उसको भी उसमें डाल देता है, तो गतिशील है। और वो लिखा कभी भी गया हो, हमेशा वर्तमान में खेला जाता है। तो आप कोई भी कहानी पढ़ें आपको अपने टाइम के लिए रिलेटेबल लगेगी। तो इसके कथन जो हैं ए और आर दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन दिया है कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। इसका तर्क दिया है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो इसके दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि प्रेम क्या है वो कभी भी निजी भाव नहीं होता है। क्योंकि प्रेम हम दूसरे से करते हैं तो जो फीलिंग है वो दिख जाती है, तो ये कभी भी निजी नहीं होती है। और जो प्रेम है वो सामाजिक भाव है, इसमें लिखा गया नहीं है तो सामाजिक भाव ही है। क्योंकि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो कास्ट का मैटर आ जाता है, और देखा जाए तो समाज का मैटर आ जाता है। एक हाई क्लास सोसाइटी का पर्सन कभी भी लो क्लास सोसाइटी के पर्सन से प्रेम नहीं करता है, इस तरीके का देखा जाता है अधिकतर केस में। तो जो प्रेम है वो सामाजिक भाव है, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इसका जो है दोनों कथन गलत हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन दिया है चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। क्योंकि अनुभूति
और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। तो चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तो ये वाला तो सही हो जाएगा कि सघन चेतना अनुभूति की सघनता है और चिंतन की पराकाष्ठा है। लेकिन आर जो है, अनुभूति क्या होता है? भावना। तो भावना का संबंध तो हृदय से है, लेकिन चिंतन क्या है? लॉजिक लगाना, किसी चीज़ के लिए लॉजिक लगाना या तर्क करना, सोचना किसी चीज़ के लिए। तो सोचने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, यानी कि दिमाग करता है। तो चिंतन का जो संबंध है वो बुद्धि से हो जाएगा या दिमाग से हो जाएगा, और वहीं भावना या फिर अनुभूति का संबंध हृदय से होता है। तो आर गलत है और ए सही है। आर गलत, ए सही। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ए सही आर गलत। 67 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। असर्शन दिया है श्रद्धा के कारण श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क दिया है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट नहीं होता है, निर्दिष्ट होता है, और आलंबन अज्ञात नहीं होता है, ज्ञात हो जाता है। तो श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन जो है वो ज्ञात हो जाता है होगा। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन ज्ञात होता है। तो ए गलत हो गया है। और देखा जाए तो क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती, तो आर सही हो जाएगा। व्यक्ति के कर्म देखे जाते हैं तभी तो श्रद्धा होती है। तो ए गलत और आर सही, ये उत्तर है सी इधर। फिर 69 नंबर क्वेश्चन। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। असर्शन दिया है और आर रीज़न दिया है इसका, इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। तो आर तो गलत है कि ना के बराबर कोई भी चीज़ इतनी रेडिकली गलत नहीं कह सकते हैं कि एकदम ना के बराबर है। कोई भी युग हो उसमें सारी जो प्रवृत्तियां हैं देखी जाती हैं, तो आर तो सीधे सीधे गलत हो गया। और ए देखा जाए तो शुद्ध लौकिक प्रेम नहीं, इसमें छायावाद में देखिए तो रहस्यवाद भी दिखता है, रहस्यात्मकता दिखती है, और रहस्यात्मकता का मतलब है कि उसमें जो पारलौकिक प्रेम भी होगा। तो ए भी गलत है और इसका आर भी गलत है। तो डी जो है इसका ऑप्शन सही होगा। मेरे पेन को मौत आ जाती है चलते चलते। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति को सपरानुरक्ति ईश्वर कहा गया है। रीजन दिया है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। मतलब कि जो इसमें ये दोनों ही रीजन सही हो जाएंगे। भक्ति को सपरानुरक्ति ईश्वर कहा गया है और भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। मतलब कि भक्ति साधन ना हो के साध्य है। भक्ति किसी को मतलब भक्ति ही, अगर आपके अंदर भक्ति ही है तो वो वही परम तत्व है और वही साध्य है, ना कि ये साधन है कि किसी तक पहुंचने का। भक्ति को ही प्राप्त कर लिया तो वही सब हो गया आपके लिए। तो इसका ए और आर दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, नहीं तो फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको पसंद आया और आपको समझ आ रहा है। थैंक यू।